शुरू हो गई ना? जी जी। ठीक है। धन्यवाद राजेश जी। और एक बार पुनः मैं डॉक्टर दीपक सचदेवा जी का और आप सबका इस भिवानी परिवार मैत्री संघ की बिजनेस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और डॉक्टर दीपक सचदेवा जी पीएचडी हैं, जिन्होंने भारत और विदेशों में मेडिकल योग केंद्रों की स्थापना की है। आप स्वास्थ्य संबंधी सेमिनारों और कार्यशालाओं में सबसे अधिक जिनकी डिमांड होती है, ऐसी मांग होती है, ऐसे वक्ताओं में से एक हैं। आपने देश विदेश में अनेकों कार्यशालाएं दी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, यूएसए में आपने लाइव सेमिनार दिए, लाइव आपने कार्यशालाएं भी की हैं। यहाँ उन संस्थानों और संगठनों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जहाँ पे आपने व्याख्यान दिए हैं और स्वास्थ्य शिविरों का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति भवन है, आईआईटी बॉम्बे है, ऑस्ट्रेलिया का स्वास्थ्य विभाग, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की विधानसभा, कैनबरा अस्पताल, ऑस्ट्रेलिया इंजीनियर्स, ऐसे अनेक संस्थान हैं जहां पे आपने अपनी कार्यशालाएं की हैं। आपने विभिन्न देशों में 150 से अधिक टीवी रेडियो एपिसोड भी किए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में 2 थेरेपी केंद्र हैं, यूएसए में एक है, यूके में एक है, और भारत के विभिन्न हिस्सों में 6 केंद्रों का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप लिविंग रूम में बैठे 10 से चाहे 10 व्यक्ति हों या 4,000 लोग हों जो स्टेडियम में बैठे हों, ऐसी सभाओं को आपने बड़े ही प्रभावी ढंग से संबोधित किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज भी वो हमसे जुड़े हैं। आप आधुनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले जीवन शैली विशेषज्ञ हैं। आपके सकारात्मक विचार और शब्द न केवल आपको एक शक्तिशाली वक्ता के रूप में स्थापित करते हैं, बल्कि एक गहरे प्रेरक के रूप में भी स्थापित करते हैं। हमारे शास्त्रों में लोगों को 100 साल कम से कम फिट रहने का वर्णन किया गया है, तो लोगों को 100 साल तक फिट रहने में मदद करना आपका आदर्श वाक्य है। और आपकी बातें इस बात पे आधारित होती है कि लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं जो बाद के जीवन में उनकी गतिशीलता को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो भी यहाँ आज उपलब्ध हैं ऑनलाइन, किसी न किसी रूप में दीपक जी से जुड़े हैं, मिले हैं, उनको देखा है, उनके सेंटर को विजिट किया है। तो आइए हम सब मिलके स्वागत करें डॉक्टर दीपक सचदेवा जी का कि वो आज की इस कक्षा में हमें 100 वर्ष तक कैसे स्वस्थ रहें, इस विषय पे अपना व्याख्यान दें। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप भी चैट बॉक्स में उनका स्वागत लिखें और उनको आमंत्रित करें। आइए बुलाते हैं डॉक्टर दीपक सचदेवा जी को। दीपक जी, ओवर टू यू। नमस्ते प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन देने के लिए। एक भी शब्द आपने अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं किया इस पूरे में, जबकि मतलब हमारे को हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों को मिला के बोलने की आदत हो गई है। सो मैं ये चीज आपसे, समय लगेगा तो सीखना चाहूंगा कि कुछ जी शब्दों जी। का प्रयोग हमारे भाषा में ऐसा आ गया है कि बस वो इंग्लिश वाले ही शब्द हैं जो बहुत बार यूज कर रहे होते हैं। खैर जी। सो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और संडे को आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सुबह आप लोग का स्वागत है। योग में एक दिन मनाने के लिए जो हमने ये 21 जून का दिन तय करा है, ये सिर्फ हमें ऐसा याद दिलाता है जैसे हम एक दिन मदर्स डे मना लेते हैं, एक दिन फादर्स डे मना लेते हैं, वैसे ही एक दिन के लिए योग दिवस भी तय कर दिया है। जबकि सारे ही दिन माता पिता के दिन है, वैसे ही सारे दिन योगमय होने के दिन हैं। सो योग की सिर्फ कक्षा उस दिन थोड़ी ज्यादा लगती है, ज्यादा लोग इस विषय पे बात करते हैं, तो ये इसका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो हमारे को इसको बड़े अच्छे से चाव से मनाना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। योग से हम लोग समझते क्या है, ये बात हमें जाननी जरूरी है। योगी का मतलब केवल वो नहीं है जो भगवाधारी है और जो केवल हिमालय में बैठ के तपस्या करता है। आपके और हमारे बीच में भी बहुत सारे योगी हैं जो हमेशा हमारे आसपास होते ही हैं, लेकिन हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। योग का मतलब है जुड़ना। कोई भी विषय हो सकता है आपकी चॉइस का, उस पे आप जुड़ जाइए तो हम उसे योग कहते हैं।
चाहे वो रामानुजन जी हो, जो कि इतिहास के सबसे बड़े गणितज्ञ रहे, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो आज कोई बॉलीवुड के एक्टर हो जो टॉप पे हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो जो अपने फील्ड के टॉप पे है, एक्टिंग के साथ अगर उन्होंने योग किया है, बिजनेस के साथ योग किया है, तो वो भी अपनी अपनी फील्ड के योगी हैं। अब सभी योगी हो गए, बॉलीवुड का एक्टर भी योगी हो सकता है क्योंकि एक्टिंग के साथ योग किया है उसने। एक मैथमेटिशियन भी योगी है क्योंकि उसने गणित के साथ योग किया है, अपने अध्ययन को इतना गहरा ले गए हैं कि उसी के साथ एक हो गए, एक हो जाना। तो ये सारे अलग अलग योगियों के बारे में बात ना करके हम सिर्फ आध्यात्म के योगियों के बारे में बात ज्यादा करते हैं। उसकी एक वजह है। कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर होगा तो वो भी योगी है, कोई बहुत बढ़िया लॉयर होगा तो वो भी योगी है। उसके बावजूद हम आध्यात्म को योग की पराकाष्ठा मानते हैं, क्योंकि योगी तो सभी हैं, लेकिन ये सारे मटेरियलिस्टिक दुनिया के साथ जोड़ती हैं चीजें, और अध्यात्म आपको आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। इसलिए योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी वो जो परमात्मा के साथ मिलन की बात करे। इसलिए हम लोग भगवाधारी हो या फिर वो लोग जो सारा दिन ध्यान में रहते हैं, हम उन योगियों को सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। सो योगी हमारे बीच में भी कहीं ना कहीं जरूर है। हमें उन आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं इन योगियों का आप लोग? जो भी व्यक्ति अपने विषय के टॉप पर है, टॉप पर, चाहे वो डॉक्टर नरेश त्रेहन हो तो मेडिकल फील्ड के योगी कहलाएंगे, चाहे वो एक्टिंग के टॉप पे अमिताभ बच्चन हो वो उसके कहलाएंगे, कोई पॉलिटिक्स में टॉप पर हो यानी कि मोदी जी जैसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल धरातल से उठ के ऊपर तक आया हो तो वो भी योगी कहलाएंगे। ये सभी लोग अपने अपने फील्ड के योगी हैं। तो आपके आसपास जो व्यक्ति अपने विषय के टॉप पर है, अपने वर्टिकल में टॉप पर है या उस रास्ते पे है, वो योगी है। और उसके से सीखने के लिए हमारे पास हमेशा बहुत कुछ होता है। तो हमारे सभी दिन एक एक मिनट कायदे से योगमय ही होना चाहिए। अब हमारे शरीर के बारे में जरा बात करें तो मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं। मुझे आप इसके लिए जरा परमिशन दीजिए होस्ट साहब। आप लोगों को क्या लगता है कि आप कितने साल जिएंगे, या फिर आप कितने साल जीना चाहते हैं? अपने मन में इन सवालों के जवाब जरा खुद को दे लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। आपको क्या लगता है कितने साल जिएंगे आप, या फिर आप कितने साल जीना चाहते हैं? अपने मन में अपने आप को जवाब दीजिए। आपको ऐसा लग सकता है, कोई बोलेगा 80 साल, कोई बोलेगा 85 साल, कोई बोलेगा 70 साल। हर किसी की अपनी अपनी कोई ना कोई इच्छा होगी। आपका ये जवाब इस सेशन के अंत तक बदल जाना चाहिए और ये अपवर्ड रिवीजन में जाना चाहिए। जो भी आप सोच रहे हो, टॉपिक से प्रेरित होके 100 ना लिखिएगा। सो लोग, आप जिस जो शरीर आपको परमात्मा ने दिया है उसकी लाइफ क्या हो सकती है, हम जरा फैक्ट्स पे बात करेंगे, डेटा पे बात करेंगे, रिसर्च पे बात करेंगे। जो भी फैंसी टॉपिक नहीं है जो आज हम लोगों ने उठा लिया। अच्छा, मैं आप लोग का मन पढ़ के आपको बताता हूँ, चलिए। आप लोग ये सोच रहे हैं यार जब तक मेरा शरीर चल रहा है ना तब तक ही जीवित रहना है। आप लोग ये सोच रहे हैं जब तक मैं मेरे अपने काम करने लायक हूं तब तक ही जीवित रहना है, किसी के ऊपर जीवन में बोझ नहीं। यही सोच रहे हैं सभी लोग। अब ऐसी परिस्थिति में, इससे पहले कि हम आगे चले विषय पे,
मुझे अगले सवाल का जवाब दीजिए, क्या है जिसने आपको रोक दिया ऊंचा सोचने से, बड़ा सोचने से, लंबे जीवन के बारे में सोचने से? क्या है जिसने रोक दिया? अपने जवाब अपने तक रखिए, अपने मन में दीजिए इन जवाबों को। क्या है जिसने रोक दिया आपको कि आपने 100 सवा 100 साल नहीं सोचा? क्या है ऐसा जिसने रोका है आपको? क्या आपको बीपी शुगर रोक रहा है? नहीं। आपको लगता है कि जब तक शरीर चलने लायक है तब तक जीना है। मतलब आप बात कर रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ की, आप बात कर रहे हैं घुटने जब तक चलते रहेंगे, आप कह रहे हैं जब तक मेरी मांसपेशियों में दम रहेगा, जब तक मेरी कमर साथ देगी, जब तक मेरे कॉग्निटिव फंक्शंस, ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा, जब तक मैं मेरे काम करने लायक हूं तब तक जीना चाहता हूं। तो आप बीपी शुगर की बात नहीं कर रहे हैं। बीपी शुगर तो गोली खा के ठीक रहता है। आप तो कह रहे हैं बेड से उठ सकूं, मैं पार्क जा सकूं, मैं किचन में अपने लिए खाना बना सकूं। आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं आप। और मूवमेंट ना होना, एक जगह पे स्थिर हो जाना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, ये मोबिलिटी का इशू है। एंड लेट मी टेल यू इन वन सेंटेंस, mobility is the litmus test of your health in old age. इस बात को गांठ बांध लीजिए। मोबिलिटी is the litmus test of your health in your old age. बीपी शुगर तो गोली खा के चल जाते हैं, घुटना नहीं चलता गोली खा के, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मांसपेशियों में दम नहीं आ जाता गोलियां खा के। जो चीज आपको रोक रही है लंबा सोचने से, वो है आपकी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, यानी हड्डियों की और मांसपेशियों की ताकत। अगर ये ठीक रहे, जो ठीक रहे, मांसपेशियों में दम रहा, और मैं कह रहा हूं आखिरी दिन अपने आप चल के निगम बोध गाड़ जाओगे अपने लिए। अब बताओ कितने साल जीना है? अब आप बीपी शुगर नहीं सोच रहे, अपने आप चल के जाओगे अपने लिए, चल के जाने लायक हो, अपना काम करने लायक हो। अब बताओ कितने साल जीना है? अभी भी वही सोच रहे हो, 70 75, या बढ़ गया अभी कुछ? हाँ, ये है जवाब, फॉर एवर। कौन जाना चाहेगा? क्योंकि आप जीवन में रिसोर्सेज आपके पास सफिशिएंट आ चुके हैं, या फिर आ ही जाएंगे जब तक आपका उम्र का पड़ाव वैसा आएगा। फाइनेंशियली स्टेबल तो हो ही जाएंगे अगर अभी तक नहीं हुए तो। मोस्ट ऑफ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, एंड स्टेबल टू द एक्सटेंट पूरा जीवन ऑटो पायलट पे पैसे आते रहेंगे, कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो ये बताओ, इनको खर्च करने का तरीका क्या है? और शरीर चल रहा है, फिर तो ठीक है, फिर तो जी लेंगे। अब तो ये बताओ, अकेले तो नहीं रह जाएंगे? मेरा जीवन साथी ये भी मेरे साथ होगा क्या? अकेलापन एक दूसरा डेटरेंट, तो भी ठीक है, उनको भी काम पे लगाएंगे, तो उनको भी अच्छी आदतें लगवाएंगे ताकि वो भी 100 साल चले। और अभी हम जो बात करने वाले हैं, आपको हैरानी होगी कि अरे मैं क्या इतना छोटा सोच रहा था, या इतना छोटा सोच रही थी। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। मैं स्लाइड आपके सामने लेके आ रहा हूं, और आप लोगों को स्लाइड दिखाई दे रही है, एंड ये फुल स्क्रीन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं इसको। और ये मुझे जरा इसके लिए 2 4 5 सेकेंड्स दीजिए, और आप लोग तब तक ये सोचिए कि कौन सा ऐसा शरीर का हिस्सा है जिस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शरीर का वो डॉक्टर कौन साहब, सा डॉक्टर हिस्सा साहब, है? आप क्षमा करना, मैं एक बस 10 सेकंड लेना चाहता हूँ।
अभी यहीं पे भाई ये चलते चैट सेकंड और पे। मैं, हाँ, चैट बॉक्स में आप लोग अपना जिंदा होने का प्रमाण देते रहिए, क्योंकि और कोई सबूत नहीं है अपने पास कि आप जिंदा हैं। तो चैट बॉक्स में बताते रहिए कि हाँ मैं जिंदा हूँ, सांस ठीक आ रही है मेरी। तो कुछ लिखते रहिए, हाँ हूँ करते रहिए। और कुछ कुछ भी पूछना हो, कुछ कहना हो तो चैट बॉक्स में ओपन है, आप वहां बराबर सक्रिय रहिएगा। धन्यवाद। जी, आप इस कैरेक्टर को जानते हैं जो आपको इस समय आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? आप इस सभी लोग इस कैरेक्टर को जानते हैं? ये स्पाइडरमैन है। उसके ऊपर एक सवाल लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है कितने साल जिएगा स्पाइडरमैन? ये जीवन रूपी रस्सी से कितने साल टंगा रहेगा इतने वजन के साथ? इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचे कि जिसका वजन ज्यादा है उसके लिए प्रॉब्लम है ना। अभी तो आगे की बात करने वाले हैं। पर स्पाइडरमैन 100 साल तो नहीं चलेगा, ये तो हमारे को पता है। अच्छा, आप लोग सभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जानते हैं? सभी लोगों ने देखा है। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये स्टैच्यू ऑफ टू मच लिबर्टी कैसे बन गया? ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ टू मच लिबर्टी कैसे बना? क्या इसने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इसकी ये स्थिति है? क्या आप लोग भी ऐसे कुछ काम करते हैं? मैं पिज्जा कोक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसके तरफ बैठे हुए लेटे हुए होने की बात नहीं कर रहा। हम बात कुछ और कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 100 साल फिट रहने की। 100 साल जिंदा रहने की नहीं कर रहे। जिंदा तो रह ही सकते हैं 100 साल, वो तो और आसान काम है। फिट रहना, फिट रहना, ये है काम। तो आज जो हम चीजों में बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो इजी हैं फॉलो करने के लिए, फास्ट रिजल्ट देने वाली हैं और डेफिनेटली श्योर शॉर्ट रिजल्ट देने वाली चीजें। तो इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे पास समय जो है गिनती का मेरे ख्याल से 40 मिनट के आसपास का बचा है। 9 बजे से 2 मिनट पहले हमारे को वाइंड अप करना है। तो हम लोग जरा थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगे। उससे पहले हम विषय की गहनता को समझ लें और आपके मन में कुछ चीजें छप जाएं, ये जरूरी है। कर्मा राइट्स डेस्टिनी नॉट गॉड इन हेवन। आपका कर्म जो आप करते हैं वो आपकी डेस्टिनी लिखता है, भगवान नहीं लिखते। भगवान अगर डेस्टिनी लिखने लगे तो फिर तो बहुत सारे लोगों को उनको माफ भी करना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को उनको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देनी पड़ती है। क्यों? इस चीज का ना जवाब बड़ा मजेदार ओशो ने दिया है। अगली ही स्लाइड पे है। आपको जरा ओशो की एक बात दिखाते हैं। ओशो ने बड़ा बढ़िया कहा है। ओशो कहते हैं, पाप करो तुम, धोए गंगा। किसे बेवकूफ बना रहे हो? खुद को, गंगा को, या दुनिया को? पाप करो तुम, धोए गंगा। किसे बेवकूफ बना रहे हो? खुद को बेवकूफ बना रहे हो, गंगा जी को बेवकूफ बना रहे हो, या दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो? जाग जाइए। अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आप ही अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। आपका कर्म आपकी डेस्टिनी लिखता है। आप आज जो भी भोग रहे हैं, अच्छा और बुरा, आपका एक अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, धन दौलत है, जो भी कुछ है आपके अपने कर्मों की वजह से है। और शरीर में जो स्वस्थ नहीं है वो भी आपके कर्मों की वजह से, वो भी जवाबदारी आप ही की है। कुछ कर्मों का हिसाब तो आपको भी 10 15 20 साल में मिल जाता है, कुछ का 50 में मिलता है, कुछ का 100 150 200 साल में मिल जाता है। सो आज जो आप जीवन जी रहे हैं, जिस घर में आप पैदा हुए हैं, वो आप ही के पुराने कर्म है जिसकी वजह से आपको एक अच्छा घर मिला है, अच्छे माँ बाप मिले हैं, अच्छा भाई बहन परिवार मिला है। आप ही के कर्म है, किसी और कर्मों से आपको मिल नहीं सकता। सो भगवान क्या तो कंप्यूटर लगा है, जैसा इनपुट भेजोगे वैसा आउटपुट दे देगा। भगवान किसी को माफ नहीं कर सकता, ये उसके पास एक जवाबदारी है। वजह, ओसामा बिन लादेन सॉरी बोल देगा तो क्या उसको माफी मिल जाएगी? या जिन्होंने कश्मीर में जो किया उनको सॉरी बोल देने से माफी मिल जाएगी? भगवान का सिंपल सिस्टम,
जैसा कर्म करा है, बुरा करा है उसका बुरा फल मिलेगा, अच्छा करा है उसका अच्छा फल मिलेगा। बुरा कर्म किया था, शुगर ले ले, डायबिटीज ले ले। अच्छा कर्म किया था, अच्छा ले डॉक्टर ले ले, इलाज ले, दवाई ले ले। सो बुरे का रिजल्ट बुरा ही मिलेगा, अच्छे का अच्छा ही मिलेगा। सो करना क्या चाहिए? अच्छे कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और बस अच्छे ही करते जाओ। तो क्या साल में एक दिन करोगे योगा डे पे, मदर्स फादर्स डे पे, या किसी और पर्टिकुलर डे पे? हर वक्त करेंगे, योगमय जीवन जिएंगे, एक अवेयरनेस के साथ जिएंगे, क्या मेरा एक कर्म सबके लिए ठीक है, क्या ये सब चीजें अच्छी हो रही है। अभी इससे पहले कि हम टिप्स पे आए, आपको एक बहुत ही क्रिटिकल बात जाननी चाहिए, बहुत ही क्रिटिकल है बात जिसकी हम बात कर रहे हैं। इतनी क्रिटिकल है कि ये जीवन बदल सकती है आपका। आपको आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रही है। एवरीथिंग इन योर लाइफ हैपन्स ट्वाइस। एवरीथिंग इन योर लाइफ हैपन्स ट्वाइस। दो बार होती है कोई भी चीज आपके जीवन में। जो भी चीज आपके जीवन में हो रही है वो दो बार होती है, जो हो रही है वो दूसरी बार हो रही है। जरा आंखें खोलिए, कान खोलिए, इस सारा सारा ध्यान यहां ले आइए। जो भी चीज दो बार, जो भी होता है दो बार होता है। पहली बार आपकी आंखों के पीछे आपके दिमाग में एक विचार के तौर पे, और दूसरी बार आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से। जो भी चीज हो रही है दो बार हो रही है जीवन में। आप एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं, आपको लगता है कि अंधेरा है, रोशनी करनी चाहिए, आपका हाथ बटन पे जाता है, स्विच ऑन कर देते हैं। पहले विचार आया कि रोशनी चाहिए, तो हाथ स्विच पे चला गया। पहले थॉट आया, फिर उसका मैनिफेस्टेशन हुआ। आप बाहर घूम रहे हैं, आपको लगता है कि प्यास लगी है, गला सूख रहा है, कुछ पीना चाहिए, तो आपका हाथ पानी की बोतल पे जाता है, छाछ पे जाता है, मट्ठा पे जाता है, कोक पे भी जाता है। पहले थॉट आया कुछ पीना चाहिए, उसके बाद उसका मैनिफेस्टेशन हुआ, प्रत्यक्ष रूप से वो काम घटित हुआ। जीवन में हर चीज दो बार हो रही है, हर चीज दो बार हो रही है। आपने इस वेबिनार को दूसरी बार ज्वाइन किया, पहली बार सोचा था कि ये सेशन ज्वाइन करेंगे, दूसरी बार घटित हुआ। हाँ, अब इसमें फर्क ये है कि आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें आपकी चॉइस है या आपकी चॉइस नहीं है। चॉइस तो हमेशा आपकी की होती है, पर ऐसा उसको हाईजैक कर लिया जाता है। आपको प्यास लगी, आपका हाथ कोक पे क्यों चला गया? उस फ्रिज के अंदर छाछ भी रखी थी, पानी की बोतल भी थी, कोक भी थी, आपका हाथ कोक पे क्यों चला गया? मार्केटिंग कि भैया यही उठाओगे, प्यास बुझानी है तो स्प्राइट ही पीनी है। मार्केटिंग की जाती है उस चीज की। जब से छाछ की और मट्ठा की ऐड होनी शुरू हुई है, उसकी सेल भी बढ़ गई है, लोगों ने उसको भी उठाना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि आपकी चॉइस है, एक्चुअल में कोई आपको हाईजैक करे हुए बैठा है। सो उस विषय पे तो किसी और दिन बैठ के बात करेंगे। हम बोलते हैं उसको कंडीशनिंग। आप रोबोट की तरह काम कर रहे होते हैं, रोबोट की तरह। आपको पता नहीं कि आपको किसने हाईजैक कर रखा है, आपके दिमाग में कौन घुसा बैठा है। आप कौन से मैसेज व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे ये भी कोई आपसे तय करा रहा होता है, बस आपको पता थोड़ा समय बाद लगती है चीजें। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हर चीज जीवन में दो बार हो रही है। पहली बार विचार के तौर पे, दूसरी बार आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से। हमने ये विचार कि आप 100 साल जी सकते हैं आपके दिमाग में आज डाला है। अभी अब जरा उसको सीमेंट करेंगे, उस विचार को पक्का कर देंगे, पक्का। आपको भरोसा हो जाए, हाँ यार ये तो संभव है, ये तो इजी है, ये तो डेटा भी कहता है, ये तो साइंस भी कहती है, हमारे को इसको ना मानने की तो कोई वजह ही नहीं है। शरीर तो चलेगा ही 100 साल, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये आपके सामने डेटा है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। आपके सामने स्क्रीन पे इस समय डेटा है, डेटा। और डेटा हमेशा सच बोलता है।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष भी है, प्रमाण भी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी was 49 years in 1970, और ये 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उसमें लगभग 45 से 47 साल के बीच में थी। 1970 में ये 50 साल से नीचे थी, 49 ईयर्स थी। 2024 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज रिजन टू 70.6 ईयर्स। अब ये ना एवरेज डेटा है, एवरेज मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेके, कश्मीर से लेके, तमिलनाडु से लेके राजस्थान तक का सारे का एवरेज डेटा है ये। अब इस एवरेज डेटा में हिंदुस्तान की सारी पॉपुलेशन आ गई, इंक्लूडिंग वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो वो इससे कहीं ज्यादा जिएंगे, 70.6 से कहीं ज्यादा जी सकते हैं। और वो लोग भी जिनके यहाँ आज भी हैजा मलेरिया फैलता है, गांव में रहते, पीने का साफ पानी भी नहीं है, वो लोग भी इस कंसेंसस का पार्ट है। और फिर ये एवरेज 70.6 आई है। मतलब जिस रिसोर्सेज के साथ आप जीवन जी रहे हैं उसमें ये 70.6 से तो कहीं ज्यादा है। नीचे का डेटा, दिल्ली में एक मेल की एक्सपेक्टेड लाइफ जो है 73.3 ईयर्स है, और केरला में एक फीमेल की जो लाइफ है वो 77.8 ईयर्स तक है। अगेन इसमें फाइनेंशियल स्टेटस कैलकुलेटेड नहीं है कि कौन ऐसा व्यक्ति है 6 एयरबैग्स वाली गाड़ी खरीद सकता है, वो डेफिनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा रख सकता है। वो व्यक्ति जो ऑर्गेनिक खाना खा रहा है, बिना केमिकल वाला खाना खा रहा है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी ही। जो डॉक्टर को अफोर्ड कर सकता है, अपनी बीमारियों का इलाज करा सकता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी ही। तो जो लोग एवरेज में, हम दिल्ली में बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में मेल और मेल्स की एवरेज जो है वो 73 ईयर्स मान लेते हैं। अगर आपके पास में एवरेज से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आप ना निकले 83 से पहले, मैं बता दूं ये बात आपको। पहली बात तो ये, और ये तो डेटा बैक्ड है, 83 तो जी ही जाओगे, बची बात 100 साल तक पहुंचने की। तो अब ये डिस्टेंस ना बहुत ज्यादा नहीं है, 15-17 साल का ही है। अब आगे का जरा डेटा देखते हैं, उससे भी आपको कुछ और बातों की क्लैरिटी आएगी। आप अपने शरीर को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना शुरू करोगे। टुडे we have the possibility to live longest ever in the documented human history. आज हम लोगों ने कोविड का इलाज ढूंढ ही लिया। आपको जानकारी होगी कि कैंसर की वैक्सीनेशन आ गई। मैं कैंसर के इलाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैंसर की वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं। कोविड की वैक्सीनेशन आई थी, कैंसर की वैक्सीनेशन बना ली है रशिया ने। HIV के इंजेक्शंस बन गए हैं, साल में 2 इंजेक्शन लगवाइए, पूरा साल फर्स्ट क्लास बीत जाता है। दवाई बना ली गई है। सो जो सबसे बड़ी बीमारियां मानी जा रही थी, HIV, कैंसर, उनके इलाज ढूंढ लिए गए हैं। टुडे वी हैव द पॉसिबिलिटी टू लिव लॉन्गेस्ट एवर इन द डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन हिस्ट्री। और ये समय आज से 10 साल बाद क्या होगा, जहां पे हम लोगों ने अभी तक इन फैक्टर्स को कैलकुलेट नहीं किया था ना। कैंसर की वैक्सीनेशन कैलकुलेट नहीं हुई, HIV कैलकुलेट नहीं हुआ, और कई सारी चीजें जो कैलकुलेट नहीं हुई। अगले 10 साल में साइंस जिस रफ्तार से तरक्की कर रही है, और अलाइड साइंसेज बोलिए या जो इंडियन साइंसेज हैं, जो होलिस्टिक साइंसेज हैं, ये भी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, ये भी एक साइंस के तौर पे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ज्यादा बढ़ गई है। और ये डेटा कहता है कि आप 86 से 87 ईयर्स तो इन्हीं अगले 10 साल में ही साइंस पहुंचा देगी, साइंस पहुंचा देगी आपको। और जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है उनके हिसाब से जो हमारा
लाइफ स्पैन है वो कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? As per science, a human body is designed to live for 150 years if treated in best conditions. ये वैसी बात है कि कार की माइलेज बहुत अच्छी आती है अंडर बेस्ट कंडीशंस। जब आप कार लेने जाते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि जी अंडर बेस्ट कंडीशन 25 की माइलेज देगी, 25 किलोमीटर जाएगी 1 लीटर में, लेकिन जब आप चलाते हो तो 15 की एवरेज देती है 25 की जगह, क्योंकि आप उसको बेस्ट कंडीशंस में नहीं चलाते हो। गिल ब्लेंडर जो है, जो एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि ह्यूमंस का पोटेंशियल लाइफ स्पैन जो है वो 150 साल के आसपास है। और मैं आपको कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूं, ऐसी रिसर्च एग्जिस्ट करती है जो ये कहती है कि ह्यूमंस की लाइफ 250 से 300 साल हो सकती है। एंड हम छोड़ते हैं 250 300, ज्यादा लगता है, 150 ही सुन लेते हैं ना, सुनने में थोड़ा एक्सेप्टेबल तो लगता है। और 150 में से हम बात कर रहे हैं अंडर बेस्ट सर्कमस्टांसेस। अच्छा, तो क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि हम शरीर को बेस्ट सर्कमस्टांसेस दे सकें कि 150 साल चल जाए? आप तो इसका आधा ही सोच रहे थे, 75 साल ही सोच रहे थे आप तो। अगर हम ठीक चीजें कर लें, अगर हम ठीक एक्टिविटीज चुने, अभी हम उनकी बात करेंगे एक्टिविटीज की, तो आपको कितने साल और खींचने? 83 तो हम कह रहे हैं कि था ही, 15-17 साल तो हम खींच लेंगे 150 में से यार। 150 में से 15 ही तो और खींचने हैं, 83 तो एवरेज थी ही, 15-17 ले जाएंगे, चले जाएंगे 95 से 100 के बीच में। एंड द सूनर यू स्टार्ट इन योर लाइफ द लॉन्गर यू लिव। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिनकी उम्र आज ऑलरेडी 75-80 के आसपास है, वो अपनी लाइफ में शायद 4-5 साल 10 साल ऐड कर पाए, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ होगी। पर जो लोग जल्दी स्टार्ट कर लेंगे 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, वो तो 100 भी क्रॉस कर जाएंगे। सो 100 साल जीना कोई बहुत फैंसी टारगेट नहीं है, ये बात तो आप समझ लीजिए। ये तो डुएबल सा है, ये तो डुएबल सा है। थोड़ा सा मेहनत करी तो आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। और फाइनेंशियली सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। ध्यान देने के लिए क्या करना है, उन चीजों को हम लोग फोकस में ले रहे हैं। सो 3 तरह की कैटेगरीज हैं। अब करना क्या है, मुद्दे पे आ जाते हैं जरा कि सर ज्ञान तो बहुत हो गया, हम तैयार हैं लंबा जीने के लिए, लंबा हमारे आज के लाइफ स्पैन से लंबे के लिए तो हम तैयार हो गए। 100 चाहे हम ना मान रहे डॉक्टर साहब आपकी, लेकिन 90-95 तो सोच ही रहे। चलो, तो प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। क्या रोकेगा आपको? पहली चीज आहार, दूसरी विहार, तीसरा विचार। ये 3 कैटेगरीज में हम प्रॉब्लम को कैटेगराइज कर सकते हैं, आहार विहार विचार। ये 3 ही दरवाजे हैं जहां से कोई भी परेशानी आपके शरीर में घुस सकती है। और यही 3 दरवाजे अगर चेक कर लिए तो शरीर में दिक्कत नहीं आती। हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स को एक तरफ रखते हैं, उनको एक तरफ छोड़ेंगे, वो आपके पुराने प्रारब्ध की वजह से आई है, उनको हम एक तरफ छोड़ रहे हैं फिलहाल। आहार विहार और विचार, इसको अगर हम मेडिकल भाषा में बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, हड्डी और मांस की ताकत कितनी है। ऑर्गेनिक हेल्थ, ऑर्गन्स, हार्ट लंग लिवर किडनी ब्रेन, अंदर वाला जो मामला है। हड्डी मांस तो ऊपर ऊपर है, जो अंदर के जो लगे हुए सारे सिस्टम है, दूसरी चीज हुई। और तीसरी चीज हुई हेड ऑफिस, आपके विचार, आपका दिमाग। ये सारे सिस्टम्स का ना पापा सिस्टम है दिमाग। विचार है अगर 100 साल जीने का तो ही तो जी पाओगे। विचार है कि यार अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, आखिर दिन तक ना अपना काम करने लायक रहना है, तो ही तो रख पाओगे। विचार ही नहीं है तो कैसे रख पाओगे?
आपकी जो जो जीवन की इच्छा रही है वही वही पूरी हुई है, ध्यान से सोचिए। आपने सोचा होगा विदेश जाने का, तभी गए होंगे। आपने सोचा होगा एक बड़ा घर लेने का, इसीलिए लिया होगा। आपने सोचा होगा एक लाल से रंग की, ऑरेंज कलर की कमीज लेने की, इसलिए ली होगी। आपने सोचा होगा फला मंदिर जाऊंगा, इसीलिए गए होंगे। सब विचार है जिनके मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में हुए हैं लगातार। तो विचार इज द पापा ऑफ ऑल सिस्टम्स। सो आहार विहार विचार में, विचार में तो हमने दिमाग में सीड तो आपके डाल दिया कि लंबा जीना है। लंबा जीने के लिए बची बाकी की दो चीजें, आहार ठीक करना है और विहार ठीक करना है। विहार मतलब विचरण करना, घूमना फिरना, रेस्ट करना, फिजिकल। और आहार मतलब इंटरनल। सो इन तीन कैटेगरीज में अगर हम लोग काम करें, आहार विहार विचार, तो उसको हम बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, ऑर्गेनिक हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। ये तीन ही चीजें ठीक रख ली तो 100 साल तो टच हो गए। अब आप इसमें गलती कहां करते हो? जब हम लोग टेस्ट की बात करते हैं, बॉडी के टेस्ट करने की, तो हम जाके क्या करा के आते हैं? लिपिड प्रोफाइल करा लिया, किडनी प्रोफाइल हो गया आपका, हॉर्मोन्स टेस्टिंग हो गई। आप ये चीज टेस्ट कराते हो कभी? बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करा लूंगा चल के, बॉडी के रेंज ऑफ मोशन कितना है जॉइंट्स का, जरा वो चेक कर लूं जाके, बॉडी के अलाइनमेंट देख लूं, एक घुटने पे ज्यादा वजन तो नहीं आ रहा है, उस चक्कर में घुटना घिस रहा हो गई। मसल की ताकत कितनी है, चलेगा नहीं चलेगा शरीर लंबा, इसी का टेस्ट करा लूं, मसल स्ट्रेंथ का क्या है। इम्बैलेंस तो नहीं हो गया कहीं बैडमिंटन खेल खेल के या कोई ऐसी एक्टिविटी करके जिससे राइट और लेफ्ट में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया हो। ये टेस्ट की लोग बात ही नहीं करते। जबकि सबसे बड़ा डेटरेंट क्या है लंबा जीने में? सोच, जो लंबी आप सोच नहीं रख पा रहे, फिजिकल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ के टेस्ट नहीं हो रहे। तो हमारे को अपने इन पैरामीटर्स को भी अपने सिस्टम में डालना चाहिए। कैसे डालेंगे वो बात करेंगे उसमें। तो अब आप लोग को करना क्या है? हमारे पास समय बचा है बहुत ही सीमित और विषय है बहुत ही लंबा। इस पे हम लोग 2-2 दिन के सेमिनार कर सकते हैं, इतना लंबा ये विषय है। तो हम लोग जरा, अभी हम इन टेस्ट की बात नहीं कर रहे, जो टेस्ट हम लोग यहाँ सेंटर पे करते हैं। आपको अच्छा ये क्विक जानकारी होनी चाहिए कि मेडिकल योगा सेंटर, आई वुड वेरी हम्बली एंड पोलाइटली एंड प्राउडली से दिस टू ऑल ऑफ यू कि ये हिंदुस्तान का पहला और सबसे एडवांस्ड, पहला और सबसे एडवांस्ड योगा थेरेपी सेंटर है। और यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं वो सारे मेडिकली वेरीफाइबल है। हम लोग दुनिया के सबसे एडवांस इक्विपमेंट्स को सेंटर पे लाने की शुरुआत कर चुके हैं। उनमें से ऑलरेडी कुछ सेंसर बेस्ड सिस्टम सेंटर पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और कुछ और सिस्टम्स हैं जो ऑर्डर हो चुके हैं और वो अगले 30 से 45 दिन में सेंटर पे इंस्टॉल्ड होंगे, जिनके बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्टिवली आपकी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और आपको डेटा में उसकी रिकवरी दिखा सकते हैं। जो आपके सामने दिख रहा है सारे सेंसर बैक्ड सिस्टम्स हैं, जो कि आज दिल्ली में डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की, आईआईटी दिल्ली में लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये नासा में और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आप लोग जानते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। और वही इक्विपमेंट्स हम लोग सेंटर पे, जो कि रिसर्च बेस्ड इक्विपमेंट्स है, वो सब यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और ये उन सब की कुछ इमेजेस हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है। फिलहाल आपके बॉडी की बैलेंसिंग से लेके, आपके चलने से लेके, आपके अलाइनमेंट से लेके, ये सारी चीजें हम लोग यहीं पे इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स के साथ में टेस्ट करने की तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी। और उनके रिजल्ट्स ऐसे आते हैं। ये आपके सामने हार्ट की एक रिपोर्ट है। पहली इमेज में जो हार्ट है उसमें नीला रंग दिखाई दे रहा है, वहां पे ब्लड सप्लाई कम जा रही है। दूसरी वाली जो रिपोर्ट है ब्लू कलर खत्म हो गया है बिल्कुल। और तीसरी वाली जो इमेज है वो लगभग लगभग रेड है पूरी तरह से। आप इस रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो 75 साल के एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम रहा है और उसका हार्ट 3 महीने गैप पे रिपोर्ट हुई है। और वो 62% जो हार्ट काम नहीं कर रहा था, वो प्रॉब्लम घट के सिर्फ 5% रह गई 6 महीने के बाद। सो
95% हार्ट फंक्शनल हो गया पेशेंट का। और हम इसी तरह के डेटा को प्रोड्यूस करने के लिए बात कर रहे हैं कि हम ये इक्विपमेंट्स जो हैं उससे आपको वेरीफाई करा दे। रिजल्ट तो हम लोग को 20 साल हो गए प्रोड्यूस करते हुए। ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं सामने, ये तो रिजल्ट्स हैं जो हम करते हैं, उसी के रिजल्ट है। आप लोग को ऑब्जेक्टिवली दिख जाए और हम लोग उसको दुनिया के सबसे एडवांस सेंटर्स में गिन पाए, इसके लिए हम इक्विपमेंट्स भी ऐड कर रहे हैं। ये जो घुटने के एक्सरे हैं आपके सामने, अंदर की तरफ जहां पे इस समय मेरा कर्सर है, यहाँ पे हड्डियां एक दूसरे को टच कर रही हैं। और नीचे वाले एक्सरे को देखें जो कि 3 महीने बाद हुआ है, उसमें हड्डियों के बीच में वापस से जो नॉर्मल गैप होना चाहिए वो वापस आ गया है। ऊपर वाले एक्सरे में हड्डियां एक दूसरे को चिपक रही हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। और नीचे वाले दोनों एक्सरेज जो है, राइट और लेफ्ट वाले, इन दोनों में घुटने के अंदर की तरफ जो स्पेस नॉर्मल होना चाहिए वापस रिस्टोर हो गया है। तो ये कहना है घुटने में एक बार गैप खत्म हो गया तो वापस नहीं आता, आता है। ये कहना कि हार्ट की मसल अगर एक बार एजिंग हो गई तो रिवर्स नहीं होती, होती है। ये सामने आपके डेटा है। तो हम लोग ये रिजल्ट प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, और ये रिजल्ट्स किन चीजों से रुक जाते हैं, जिन लोगों के, उन विषयों पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। चलिए जी, पहली टिप जो आपको लिखनी है, कागज पेन उठा लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, आज हम लोग कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें लेके जाने वाले हैं जो कि आपके जीवन में हमेशा आप लोग इस्तेमाल करते रह सकते हैं। ये एक रिसर्च है जो कहती है कि माइक्रोप्लास्टिक्स आर फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं? माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक का सबसे छोटा फॉर्म है, इतना छोटा जो आंखों से दिखाई नहीं देता। प्लास्टिक ब्लड में पहुंच गया, ये टेस्टिंग अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है। आज अभी का मतलब रिसेंटली ये टेस्ट होने स्टार्ट हुए। इंडिया में सभी जगह आज भी ये टेस्ट होता नहीं है, विदेशों में फिर भी ये टेस्ट आने लग गया है। तो माइक्रोप्लास्टिक आज तक टेस्ट ही नहीं होते थे, तो इसलिए उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स पे तो कोई रिसर्च विशेष थी ही नहीं। पर माइक्रोप्लास्टिक बॉडी में पहुंचा कैसे होगा? खाने के जरिए, आप कौन, या हवा के जरिए, और कई ऐसे तरीके से। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें प्लास्टिक आपके खाने में अंदर जा रहा है? प्लास्टिक के चम्मच से खाना, प्लास्टिक के गिलास में चाय पीना, वो पन्नी के अंदर जो चाय लेके आता है ना आपका ऑफिस वाला बंदा, प्लास्टिक की पन्नी में गरम गरम चाय लेके आता है। वो पहले चाउमीन आया करती थी प्लास्टिक की थैली के अंदर। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल्स में खाना खाना, प्लास्टिक टप्परवेयर बंद हो गई वैसे तो कंपनी, बैंक्रप्सी फाइल कर दी मेरे ख्याल से, बंद हो गई कंपनी। टप्परवेयर इज माइक्रोवेव सेफ, प्लास्टिक इज माइक्रोवेव सेफ। अच्छा, गर्मी से सेफ है प्लास्टिक। भाई टप्परवेयर के गिलास रखे होंगे आप लोगों के घर में, बर्तन आज भी होंगे, पक्की बात है, क्योंकि महंगा प्लास्टिक था, किसी ने फेंका नहीं होगा आसानी से। जो आपके घर में फूड पैक होके आता ना रेस्टोरेंट से, प्लास्टिक की सफेद बॉक्सेस में या काले बॉक्सेस में, ये सारा प्लास्टिक है। यहां पे जैसी गर्म चीज प्लास्टिक के साथ टच में आती है, प्लास्टिक पिघल के उसके साथ थोड़ा सा लग जाता है और वो प्लास्टिक आपकी बॉडी में चले जाता है। तो प्लास्टिक तो बॉडी में नहीं जाना चाहिए, पर कहने का विषय कुछ और है। यहाँ पे हम कह रहे हैं अच्छा ऐसा होता है, गर्म चीज प्लास्टिक के साथ टच में आए तो प्लास्टिक अंदर चले जाता है। क्या हम इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? प्लास्टिक बॉडी में पहुंच गया, ये हमारे को रिसर्च ने बताया। तो प्लास्टिक तो बंद कर दो, पहला काम तो ये, घर में से सारा टप्परवेयर, प्लास्टिक के गिलास, चम्मच, बर्तन जो रखे सब उठा के बाहर रखो, सब उठा के बाहर कर देना। आज का प्रोजेक्ट है आपके पास में। घर में जो मेल मेंबर सुन रहे हैं, आपको चैलेंज आने वाला है, क्योंकि फीमेल तो सुन नहीं रही है, घर की किचन में तो उनकी चलती है, तो या तो उनको अभी बुला लीजिए, और नहीं सुन रही है तो आपको ये स्टैंड लेना है कि ये प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं चलेगा हमारे घर में, ये सब बाहर होंगे घर से। प्लास्टिक ही जितना मिनिमम हो जाए पूरी लाइफ में से उतना कम करना है। पर हम आगे के विषय पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यार अगर प्लास्टिक जा सकता है खाने के साथ टच होके, तो सोना और चांदी भी तो जा सकता है, अगर हम चांदी की थाली में खाना खा ले तो। चांदी के चम्मच से अगर हम दाल पी ले, हम सब्जी खा ले,
तो चांदी भी तो जा सकती है पेट में। और आप लोगों ने सुना है सोना और चांदी वाले च्यवनप्राश आते हैं। आप लोगों को जानकारी है कि हमारे यहाँ राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे। चांदी के गुणधर्म क्या है? चांदी और सोना एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। इन पे कोई बैक्टीरिया वायरस सरवाइव नहीं करता। और हमारे यहाँ जब नवजात बच्चा होता है उसको जब पानी उबाल के पिलाया जाता है ना, उसमें चांदी का सिक्का भी डाला जाता है कि चांदी के गुण आ जाएं उस पानी के अंदर जो उस नवजात बच्चे को पिला रहे हैं, जो कि कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन चांदी फिर भी डाइजेस्ट कर जाए। कितनी सेफ चीजों में से एक हुई और कितनी हेल्दी चीजों में से एक हुई। हमारे यहाँ पहले तो पानी की बहुत दिक्कत रही है गांव गांव देहात में तो, और वहां पे चांदी का सिक्का अगर पानी में डाल के पानी उबाल दिया तो इन्फेक्शन नहीं होते बच्चे को। सो चांदी अगर आपके शरीर में किसी तरीके से जा रही है तो बहुत सारी बीमारियों को काट सकती है, या जो वायरल लोड बॉडी पे पड़ रहा है उसको कम कर सकती है। कोविड के दौरान मुझे कहते हुए अच्छा भी लगता है कि लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसलिए कह रहा हूँ, कोई बूस्ट ऑफ करने वाली बात नहीं है, कि कोविड में हम लोगों ने सेवा करी, हॉस्पिटल जा जाके भी करी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई महंगी चीज नहीं है, पर मैं पिछले लगभग 12 साल से चांदी के बर्तनों में ही खाना खाता हूँ। उसका कुछ रोल जरूर रहा होगा इम्यूनिटी बढ़ाने में, पक्की बात है रहा होगा। वेरीफाइबल अभी तक नहीं हुआ, हाँ, पर एक रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि चांदी के चम्मच से अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आप चांदी के बर्तन से खाना खा रहे हैं तो 0.003 नैनो मिलीग्राम्स चांदी आपके पेट में चली जाती है वहां से, और जो कि एक सेफ क्वांटिटी है आपकी बॉडी में चांदी की जाती है। सो चांदी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। तो अच्छा, अब एक और बात बताइए, आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में चांदी के बर्तन रखे हुए हैं और वो आराम कर रहे हैं अंदर, आराम, बाहर नहीं निकलते, अंदर रखे हुए, अंदर पीछे कोने में छुपा के दबा के? सबके पास मिलेंगे, एक भी एक्सेप्शन नहीं होगा जिसे घर में चांदी के बर्तन ना हो। चम्मच तो होगा ही होगा, गिलास तो होगा ही होगा, कटोरी तो होगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, पक्की बात है। छोटे बच्चों को तो गिफ्ट में ही चांदी का सामान आता है, सबके पास रखे हैं। और वो ना कोई ऐसा एसेट नहीं बना रखा आपने कि बड़ा सारा कोई सेविंग है उसमें, उसको काम पे लगाइए। निकालिए चांदी के बर्तन जो आप लोगों ने अंदर रखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थाली नहीं है, सबसे महंगी भी थाली है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है चम्मच, सबसे सस्ता भी है चम्मच। 3,000 रुपए से शुरू हो जाता है चांदी का चम्मच और 5,000 रुपए तक हैवी बड़ा चम्मच मिल जाता है। कर लो अपने ऊपर इन्वेस्ट। और कई हो गए तो इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं, निकालो, जगाओ उसको जो अंदर रखा हुआ सामान। क्यों चम्मच? बिकॉज वो हर बार गरम दाल में डूबता है, बाहर निकलता है, हर बार आपके मुंह में जाता है, रब करके बाहर आता है मुंह को। चम्मच सबसे इंपॉर्टेंट है चांदी का, बाकी सारा खाना आप स्टील में खा लो, चलता है। चांदी का चम्मच इस्तेमाल करना शुरू करें। और जिन मैडम को घर में टेंशन है ना कि हाय चम्मच कम हो जाएंगे, मेड ले जाएगी, ध्यान नहीं रखेगा कोई, हेलो प्लीज, घाटा मान लेंगे साल का एक चम्मच का, कोई बात नहीं, कॉस्ट में जोड़ देंगे उसको, एक आधा तो गुम हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, जानने दो उस बात को। हाँ, चोरी हो जाए, सबका डर है, पता नहीं, डर चोरी का, गुम हो जाएगा इधर। भाई चांदी का गुम नहीं होता, ध्यान रहता है, और हो गया तो हमने मान लिया घाटा है साल का, कॉस्ट में ऐड कर दिया हमने उसको। लेकिन चांदी का चम्मच मिनिमम है जो यूज करोगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कटोरी, क्योंकि गर्म दाल उसी में डलेगी, गर्म सब्जी उसी में डलेगी, तो वो संपर्क में आएगी और चांदी उसके साथ अंदर जाएगी। इस्तेमाल करिए चांदी को, सोने को, जिसके पास सोने की गुंजाइश है सोने को इस्तेमाल करिए। सो चम्मच जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा चांदी आपके शरीर में जाने की गुंजाइश बढ़ जाएगी और वो बॉडी में बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, वायरस काट देती है अंदर जाके। सो कई सारे आप लोगों ने सुना होगा आयुर्वेदिक दवाइयों में स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है, क्योंकि वो चाह रहे हैं चांदी जाए अंदर। वो कितने दिन देते हैं डॉक्टर? जब देता है 10 दिन की खा लो, 15 दिन की खा लो।
हम कह रहे हैं हम रूटीन में चांदी इस्तेमाल करेंगे, हम थोड़ी 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 रोज दाने देंगे। अरे साल 2 साल में जब ब्लड टेस्ट करेंगे ना तो चांदी और सोना निकलेगा ब्लड टेस्ट के अंदर, निकलना ही चाहिए, निकलना ही चाहिए। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई कटोरी, अगर आप यूज कर ले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई कुछ भी नहीं, थाली। अगर आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो थाली का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, उसमें तो रोटी रखी जाती है, कुछ विशेष नहीं है। चम्मच और कटोरी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल सोच लीजिए, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चम्मच ही है। ठीक है जी। इसके बियॉन्ड आपको खाना जो बनाना चाहिए वो लोहे की कढ़ाई में बने। पानी आपको तांबे के बर्तन में पीना चाहिए, गिलास में भर के रख दीजिए। चांदी के गिलास में रखा हुआ पानी इज नॉट वेरी यूजफुल, तांबे के बर्तन में रखा हुआ इज यूजफुल। सो गिलास तांबे का रहे, चम्मच कटोरी चांदी की रहे, प्लेट स्टील की रहे, आपका खाना बनाने का जो बर्तन है जिसमें कढ़ाई है या तवा है वो लोहे का रहे, और घड़ा मिट्टी का रहे। और अगर आप में से किसी से गुंजाइश है तो चम्मच सोने का कर लीजिए, चॉइस है। सो इन चीजों का अपने सिस्टम में इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। अब लोग बड़ा महंगा डॉक्टर है यार, महंगी महंगी राय देता है। खर्चा नहीं करा रहा हूं, घर में रखा है आपके इस्तेमाल करने को बोल रहा हूं। आपके अंदर वहां जो ताकत रखी है ऑलरेडी रखी है घर में, उसको इस्तेमाल करने को बोल रहा हूँ, खर्चा नहीं करा रहा। हो भी गया तो यार अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो ना। सारी जिंदगी हड्डियों का तेल निकाल निकाल के काम कराए, घुटने घिस लिए काम कर करके सारे जीवन में। अब तो अपने ऊपर थोड़ा सा खर्च कर लीजिए, अब तो अपने ऊपर जीवन में थोड़ा खर्च कर लीजिए। और ये भी एसएटी बन रहे हैं, करिए। अगले ऑफिस विषय कोई पे गेस्ट आते नहीं हैं, है, कोई बात नहीं, तो खुलेगा ये ही। विषय बहुत लंबा चल जाएगा, तो हम लोग जरा अगली चीज पे चलते हैं। ये बड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक जो है 2-2 दिन चलती है ये टॉप जो है। चलिए जी, हम लोग अगली बात कर रहे हैं आपकी इम्यूनिटी की। बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हम लोग ये बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ा लो, इम्यूनिटी बढ़ा लो, इम्यूनिटी बढ़ा लो। कोई लोग कहते हैं कि मेरी इम्यूनिटी लो है, इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी नाम की चीज है क्या? ये होता क्या इम्यूनिटी? और क्या ये इम्यूनिटी मल्टीविटामिन खा के बढ़ जाती है, या ये इम्यूनिटी आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें करके बढ़ जाती? क्या है क्या ये इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का मतलब हुआ आपके WBCs, जिनकी रेंज है 4500 से लेके 11,000 तक। आपका जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें ये रेंज निकल के आती है। ये आपके फाइटर सेल्स है, ये आपकी फौज है। जब आपके शरीर पे कोई बाहर से हमला होता है तो उसको ये WBCs काउंटर करते हैं। WBCs उस बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को, वायरस को अटैक करते हैं और उसको नेस्तो नाबूद वहीं कर देते हैं। तो ये काम WBCs का है। तो यही आपके इम्यूनिटी है, यही आपके फाइटर सेल्स हैं, यही है जो आपको किसी भी अटैक से बचा के रखते हैं। और ये इनकी कुछ छावनियां हैं, छावनियां हमारी बॉडी में, कैंटोनमेंट्स हैं। ये कैंटोनमेंट, यहाँ पे जो हरे हरे रंग के आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे है छावनियां, इसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ जो है ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, और ये गर्दन और कान के साइड पे, आर्मपिट्स के पास, और ग्रोइन एरिया में, ये 3 जगह पे इसकी छावनियां हैं। और इसके अलावा घुटनों के पीछे भी थोड़ा सा है। तो ये जगह पे आपकी इम्यूनिटी वाले सेल्स जो है वो बैठे हुए हैं। अब ये ना इम्यूनिटी को ना थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। इम्यूनिटी को थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। डिटेल का मतलब थोड़ी सी डिटेल। व्हाइट ब्लड सेल आपके ऑक्यूपाइड कहां है? सबकी बॉडी में हम फिलहाल के लिए आंकड़ा मान लेते हैं 6000 सेल। ये 6000 सेल ऑक्यूपाइड कहां है आपके? सबकी बॉडी में उतने ही है। ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम, तो रहने तो लगभग इतना ही है।
6000 में से कुछ आपके डिप्लॉयड होंगे जो आप गलत खाना खाते हैं ना, उसमें जो है बैक्टीरिया और वायरस आ रहा है उसको लड़ने में, उसको मारने में। कहां से आता है ये बैक्टीरिया? गलत खाने से, अनहाइजीनिक जगह से खाना खाया था, ऐसा खाना खाया था जो पचाने के लिए, शरीर के लिए डिफिकल्ट था, तो व्हाइट ब्लड सेल्स को वहां लगना पड़ता है कि भैया ये तो वायरल लोड बढ़ गया, वहां लग गए 1000 सेल। कुछ शुगर की वजह से, बीपी की वजह से कुछ हार्ट और पेनक्रियास पे लगे हुए होंगे कि भैया यहाँ पे इंफेक्शन ना हो जाए, तो वहां पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, तो 1000 सेल वहां लगे हुए होंगे। कुछ सेल्स जो है वो रिलेटिवली एज के साथ साथ लेस फंक्शनल हो गए होंगे, 1000 सेल ये मान लीजिए, तो बचे 3000। ये 3000 है जो आपकी इम्यूनिटी हो गई कि भैया अब अगर कोई बाहर से इन्फेक्शन आ गया, कोई खांसी जुकाम का वायरस आ गया, कोई कोई और बैक्टीरिया आ गया, तो उससे लड़ लेंगे। 3000 फ्री है। वायरल लोड हो गया ज्यादा, 3000 से ज्यादा, आपको हो जाएगा बुखार, क्योंकि थे तो 3000, बाकी के तो इधर उधर डिप्लॉयड थे। कोई पेनक्रियास पे डिप्लॉयड है, कोई हार्ट पे डिप्लॉयड है, तो कोई आपका इंटेस्टाइन में 1000 डिप्लॉयड है, क्योंकि आप खाना गलत कर रहे हैं। अब इस सारे में से इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब यह कि आप अपने इन फौजियों को फ्री करिए जो फालतू की ड्यूटी पे आपने इनको लगा रखा है। ढंग का खाना खाइए। अगर आप चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं तो बैक्टीरियल लोड एनीवेज कम हो जाता है। अगर आप अच्छे हाइजीनिक रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं या आप घर में बनाते हैं सबसे अच्छा, तो बैक्टीरियल लोड जो 1000 फाइटर सेल्स वहां लगे हुए तो फ्री हो जाएंगे, तो इम्यूनिटी 3000 से बढ़ के 4000 हो गई आपकी। पेनक्रियाज और हार्ट पे जो लगे हुए सेल्स हैं कि भैया इनको भी तो किसी इंफेक्शन से बचाए रखना, तो वहां पर जो एक्स्ट्रा सेल लगे हुए हैं उनको लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी अगर आप हार्ट को फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, अगर आप पेनक्रियाज को फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, तो आप 500 वहां से विड्रॉ हो जाएंगे। सो 5000 सेल हो गए, 2000 बढ़ गए, तो आप मान लीजिए कि ये इम्यूनिटी बढ़ना है। अब ये बढ़ाने के लिए कुछ आसान चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई कि डब्ल्यूबीसी तो आप बढ़ा नहीं सकते, फाइटर सेल्स तो बढ़ा नहीं सकते, ज्यादा होगा तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। जितने चाहिए उतने ही चाहिए, उससे ज्यादा तो चाहिए नहीं। तो जहां पे डिप्लॉयड है गलत, गलतियों की वजह से जहां डिप्लॉयड है, घुटने में अगर आर्थराइटिस हुआ हुआ है ना आपको, तो वहां पे भी 500 सेल आपके वहां पे डिप्लॉयड होंगे, 6000 में से ही मान लीजिए। तो घुटने की हेल्थ अगर ठीक हो जाए, कमर का दर्द अगर ठीक हो जाए, अगर आपकी गर्दन की स्टिफनेस निकल जाए, अगर आपके कंधे ठीक हो जाए, तो आपका बहुत बड़ा WBCs का सेक्शन फ्री हो जाएगा वहां से, और वो आपकी बढ़ी हुई इम्यूनिटी है, वो आपकी बढ़ी हुई एनर्जी है, वो ऐसा हिस्सा है जहां पे आप ये कह सकते हो अब मेरी इम्यूनिटी बेटर हो गई। तो ये घुटने की इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए डाइट देख लेते हैं और एक्सरसाइज देख लेते हैं, दो ही चीजें करने के लिए। आहार विहार विचार में से विचार की तो हम बात कर चुके हैं, आहार और विहार ही बचा। सो कुछ ऐसा खाने में खाना पड़ेगा जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो खाने में क्या चीज करनी चाहिए, जरा कागज खोलिए और लिख लीजिए, जरा कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिए। अच्छा, मैं सबसे अनुमति आपको चाहता हूं कि हम कक्षा का समय 5-10 मिनट बढ़ा रहे हैं। सबसे अनुमति चाहता हूं जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं। जी। थैंक यू, इट वाज अ रिमाइंडर प्रमोद जी, में तो समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। विषय ये ऐसा क्लोज टू माय हार्ट है कि बहते बहते बहुत लंबा जाता है। अभी एक विषय और बाकी है, इसके बाद में 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे प्लीज। सो कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बना लीजिए फटाफट। तो हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि हमें क्यों कह रहे हैं आपको, आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि करना है बस। एक बड़ी अच्छी सेइंग है, डोंट डू व्हाट योर गुरु डज, फॉलो व्हाट योर गुरु सेज। जो आपको गुरु कह रहा है वो करिए, जो वो करता है वो करना जरूरी नहीं है। वो बहुत सारी चीजें करके आपको ज्ञान बांट रहा होता है। सो जो कहा जा रहा है बस उसको कर लीजिए, ऐसा 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 घोड़े की तरह, बस इतना कर लो, बस इससे ज्यादा नहीं करना, इससे कम भी नहीं करना। सो लिखिए जरा, आपको 3 चीजें अपने खाने में ऐड करनी है। मैं कुछ माइनस करने को नहीं कह रहा हूं आपको, फिलहाल ऐड करने के लिए कह रहा हूं। पहली चीज, 1 बाउल सैलेड का आपने ऐड करना है।
1 बाउल सैलेड का ऐड कर दीजिए। और ये कच्चा हो, स्टीम्ड हो, बॉइल्ड हो, आपकी चॉइस है। आपको उस पर कुछ नींबू, चाट मसाला कुछ लगाना है लगा लीजिए। आपको उस पर इवन सबवे की ड्रेसिंग डालनी है ना, तो वो भी डाल लीजिए। अब सबवे की ड्रेसिंग को बहुत बुरा मत माना करिए, खास करके यंगर जनरेशन के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्वाद ऐड करती हैं, तो उसके भरोसे वो बाकी की चीजें भी खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलेड अगर खाना है और आपने उसके ऊपर बिना फैट वाली कुछ टेस्टी ड्रेसिंग्स डाल दी, थोड़ी सी डाल दी, अरे यार 100 में से 10% आपने ड्रेसिंग डाल के कुछ अगर उसकी इफेक्टिवनेस कम भी कर दी, तो भी 90% तो अच्छा जा रहा है ना शरीर के अंदर, चल नहीं। सो ड्रेसिंग नहीं डालनी, सैलेड कच्चा ही खाना है भाई, ऐसा नहीं करो प्लीज। मेक इट पैलेटेबल, टेस्टी बनाओ, तभी लंबा समय चलेगा। अगर टेस्टी नहीं है तो लंबा समय नहीं चलेगा, फिर तो दवाई है, 5-10 दिन चलती है, बंद हो जाती है उसके बाद। सो 1 बाउल सैलेड का खाना है, आपको जरूरत हो उस सैलेड के बाउल में आप ड्रेसिंग्स डालना चाहो, अपनी चॉइस से ड्रेसिंग्स डाल लो, जो आपकी इच्छा हो वो वाली ड्रेसिंग आप उसमें डाल सकते हो। तो ये काम एक आप कर लीजिए। दूसरा, सीजनल फ्रूट खाना है। शुगर है तो कम मीठा वाला खा लीजिए, लेकिन फ्रूट जरूर खाना। अगेन क्वांटिटी छोटी नहीं चलती, मतलब आम आया हुआ आजकल सीजन में, तो भी जिनका शरीर इजाजत दे रहा हो तो खाओ। जिनको शुगर, अच्छा एक और बात बताऊं, मीठा खाने से शुगर नहीं होती भाई। हाँ, ये कौन सा ज्ञान है, हाँ समझ लो, साइंस है ये। मीठा खाने से वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने से शुगर होती है। अगर आप मीठा खा रहे हैं और आप उसको खर्च कर रहे हैं, शुगर नहीं होती उससे। तो जिसको नहीं है और वो खाना चाह रहा है, आप चिंता करे बिना खा लीजिए, जितना खा रहे हैं उतना खर्च कर दीजिए। मीठा ज्यादा खा रहे हैं उससे वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने से शुगर होती है। सो वजन को कंट्रोल में रखना जरूरी है। इसीलिए वो स्पाइडरमैन जो है ना, वो रस्सी से लटका हुआ, वजन उसकी परेशानी यहाँ पे इस विषय पे तो है। सो फ्रूट्स खाने, सीजनल फ्रूट्स खाने। और तीसरी चीज, ग्रीन वेजिटेबल जूस का 1 कप पी लेना है। और इसको ना कड़वा नहीं बनाना, करेला डालना है डालो, नीम डालना है डालो, आपकी चॉइस है। ऐसा तो बनाओ जो पैलेटेबल हो, जो टेस्ट से एंजॉय करके पी सको। क्योंकि मैं जो आपको राय दे रहा हूँ जीवन भर चलने वाली है। चांदी का चम्मच जीवन भर चलेगा, सलाद जीवन भर चलेगा। अगर आपने टेस्टी नहीं बनाया तो फिर तो उसने चलना नहीं है, वो ब्रेक डाउन का ही वेट कर रहा है कि जिस दिन घर में सब्जियां नहीं होंगी बस उस दिन से बंद हो जाएगा वो ग्रीन वेजिटेबल जूस। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जो चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, जो आप मसालेदार चीजें खाते हो, सबकी काट है, सबकी काट है, एंटीडोट है ये। तो डेली 1 कप ग्रीन वेजिटेबल जूस जरूर पी लेना है। पीने का समय खाली पेट जरूरी नहीं है, जब सूरज निकला हुआ है कभी भी पी लो। सूरज जब तक निकला हुआ है कभी भी पी लो, ठीक। सो फाइबर डालना नहीं डालना है आपकी चॉइस है, छान के पीना है, कम छान के पीना है, छने में से 1 चम्मच वापस आपने फाइबर उसमें डालना है, आपकी चॉइस है, कर लो, आपकी इच्छा पे छोड़ रहे। सो 3 चीजें खाने में हमने ऐड करी, 1 बाउल सैलड, 1 बाउल फ्रूट, 1 कप आपका ग्रीन वेजिटेबल जूस। तो ये खाने में बढ़ाया है। अब ये चीज अगर आपने अपने लंच से पहले ले ली, डिनर से पहले ले ली, तो आपकी अपने आप डाइट जो है वो कम हो जाएगी और वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। सो यही डाइट वेट लॉस भी करा देगी आपको। और ये डाइट एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, घुटने के दर्द में भी आपको दर्द में कम करेगी, हार्ट और डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। आप हेल्थ प्रॉब्लम का नाम लीजिए जो आज कॉमन है, और सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये डाइट काम करने वाली है। और ये तो आपकी डाइट में हमने बढ़ाई है, कट डाउन करने के लिए बहुत लंबी है तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। दूसरी चीज, जो भी हमने छावनियां देखी थी, 3 जगह पे छावनियां हैं। आपके जो लिम्फ नोड्स हैं, जो आपकी इम्यूनिटी है, वो 3 जगह है, गर्दन और कान के पास इस जगह पे, आर्मपिट के पास यहाँ पे, और आपकी जांग में, ग्रॉइन एरिया में। इन 3 जगह की एक्सरसाइज जरूर करनी है, लिख लो कागज पे, ये 3 जगह की एक्सरसाइज करोगे। अब आप नेक की मूवमेंट करो, हाथों की मूवमेंट करो, कमर की मूवमेंट करो, ये आप लिख लो। आप कोई भी तरह की एक्सरसाइज करिए, वो लिम्फ नोड की जो छावनियां हैं वो सर्कुलेशन में रहती हैं, और वहां से लिम्फ का मूवमेंट पूरी बॉडी में इजी हो जाता है। तो ये 3 एक्सरसाइज आपकी डेली एक्सरसाइज के रूटीन में रहनी चाहिए। और मैं आपको अभी फिलहाल लास्ट स्लाइड पे लेके चल रहा हूं।
ताकि आप लोग का जो टेक अवेज के लिए मैंने एक स्लाइड तैयार की है, व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम टुडेज सेशन, तो हम लोग जरा उसकी बात करते हैं। टॉपिक बहुत लंबा है, देखिए कितनी सारी स्लाइड्स हैं। तो आहार विहार विचार में से हम लोगों ने आहार की बात कर ली है। अच्छा, पहले वाले विचार की बात करें जरा। तो हम लोगों ने क्या तय करा, पापा ऑफ द सिस्टम क्या है, आहार विहार विचार में से विचार। अगर आपका विचार ठीक है तो आपको बाकी का सारा सिस्टम तो आप चला ही लोगे फिर उसके बाद में। तो विचार के लिए आपने डेली 5 मिनट सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। ये 5 मिनट का मेडिटेशन जो है, ये कोई नहा धो के पूजा पाठ करके शुद्धि होके कोई जरूरत नहीं है। जब सुबह बेड से उठते हो ना, आधी नींद में होते हो, शरीर आधा आधा ही जागा होता है, वो है समय ध्यान करने का। सबसे आसानी से ध्यान लग जाता है, सबसे आसानी से ध्यान लग जाता है। वहीं पे पलंग के साथ पीठ टिकाओ, आंखें बंद करो और बैठ जाओ। और विचार क्या रखोगे, भगवान ने ना शरीर ही दिया है बस एक आपको, बाकी सब तो आपने शरीर की वजह से अर्जित किया है। चाहे वो धन दौलत हो, रिश्ते हो, जो भी हो, इस शरीर की वजह से है सारे के सारे। तो मैं शरीर का ध्यान रखूंगा, ऐसा विचार रखना, तो मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि हर चीज जीवन में 2 बार होती है। तो आंखों के पीछे सुबह उठते ही ये विचार है कि मैं शरीर को स्वस्थ रखने पे काम करूंगा। अपने आप बाकी की चीजें दिन भर की फ्लो करेंगी। तो 5 मिनट का मेडिटेशन सुबह उठते ही आधी नींद में करना है। और एक्सरसाइज कौन से 3 हिस्सों की करनी है, गर्दन की, आर्मपिट की और ग्रोइन की। 3 एक्सरसाइज जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज कर लो जो आपकी गर्दन, आपकी कमर, आपके ग्रोइन, आपका बाजू अलाउ करती है, कोई भी 3 एक्सरसाइज करनी है। अब हम जरा बात कर लें बिहार की। ये ना इंपॉर्टेंट है विषय, और इसको हम लोग जरा स्लाइड के थ्रू ही समझेंगे। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ स्पैन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है मिनिमम एफर्ट के साथ, वो है नींद। अच्छे से सोना। अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं तो एज अपने आप इंप्रूव हो जाती है, आप लंबा जी सकते हैं। सो अच्छे से सोना बहुत 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 जरूरी है। और ये नींद की परिभाषा 8 से 9 घंटे के बीच में आप मानिए फिलहाल मिडिल एज में, और लेटर एज में भी ये लगभग 7 घंटे के आसपास की नींद होनी चाहिए। और आपको एक एक्सरसाइज का मैं यहाँ पे इमेज दिखाना चाह रहा हूं, जो कि आज आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ये नींद भी लाती है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सो नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए मैं आपको एक उपाय भी बता रहा हूं, और उसके फायदे पहले बता दूं तो उपाय ना आसानी से छप जाता है दिमाग में। ये ईसीपी मशीन है आपके सामने जो राइट साइड पे इमेज बनी हुई है। ये इमेज जो है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पैरों पे, टांगों पे पट्टियां बनी हुई है। पैरों पे पट्टियां बनी हुई है, पिंडली पे, थाइस पे। इसको ना ईसीपी मशीन बोलते हैं। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड है टोटल। चाहे आपका वजन कुछ भी हो, ब्लड उतना ही है। अगर हम आपकी टांगों को दबा दें किसी भी तरीके से, चाहे वो मसाज से दबाएं, चाहे वो वज्रासन में पिंडलियों के ऊपर बैठ के दबाएं, किसी भी तरह से अगर हम टांगों को दबा देते हैं, तो जो टांगों के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन था, वो ब्लड सर्कुलेशन टांगों से एब्डोमेन और हार्ट की तरफ फ्लो करता है। और वो ब्लड सर्कुलेशन क्योंकि हार्ट की तरफ फ्लो करता है, तो हम इस मशीन को बोलते हैं नेचुरल बाईपास क्रिएटिंग मशीन। नेचुरल बाईपास क्रिएट करती है मशीन। नेचुरल बाईपास कैसे क्रिएट करती है, टांगों में ब्लड दब गया तो वो 5.5 लीटर में से जो भी 1-1.5 लीटर टांगों में रिजर्व है, वो सारे का सारा चेस्ट की तरफ फ्लो करेगा। तो हार्ट के उन हिस्सों में जाता है जहां पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और वो हार्ट की धमनियां जो है वो खुलना शुरू हो जाती है। तो उसी के बाद ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो मैंने आप लोगों को ये दिखाए थे। तो ये रिपोर्ट जिन आसनों को करके आई है, उन आसनों में से एक आसन ये भी है जो आपको लेफ्ट साइड दीवार पे पांव रख के लेटी हुई
ये इमेज दिखाई दे रही है। अब ये ईसीपी मशीन की ना एक सीटिंग 3,000 रुपए की है और कम से कम 30 का पैकेज लेना पड़ता है। और जितनी बार आप ये आसन करो, आप ये मान लो कि आपने 3,000 रुपए बचा लिए और हार्ट को तो हेल्दी कर ही लिया। तो आपने करना ये वाला पोस्चर है। सो ये जो आपको दिखाई है स्लाइड, ये ना हर किसी के लिए नहीं है, करने से आपको डिस्कंफर्ट फील होगा। ये पोस्चर है जो आप घर पे अपने आप कर सकते हैं और इसके प्रैक्टिकली कोई नोन ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। पीरियड्स के दौरान लेडीज नहीं करेंगी इसको और खाना खाने के बाद नहीं करेंगे इस पोस्चर को। और जिस वक्त बीपी बढ़ा हुआ है, जिस वक्त बढ़ा हुआ है उस वक्त नहीं करेंगे, अदरवाइज बीपी के भी ट्रीटमेंट का पार्ट है। इसमें सर के नीचे इमेज नहीं, कोई कुछ लगा नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा एक छोटा सा तकिया, छोटा तौलिया, नॉट तकिया, छोटा तौलिया सर के नीचे रख लेंगे इसमें। तो ये इमेज मैंने ऑनलाइन ली है आप लोगों को दिखाने के लिए। सो सर के नीचे एक छोटा सा तौलिया रख लेंगे, सर और गर्दन के नीचे। सो ये वाला पोस्चर है जो आप लोग सीख के यहीं से ऑनलाइन, ये चीज मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है आप लोग के लिए समझ पाना, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। करने का समय 10 मिनट है। इसमें लेटने से नींद आती है, इसमें लेटने से टेंशन दूर होती है, इसमें लेटने से कमर का दर्द ठीक होता है, इसमें लेटने से ब्लड का सर्कुलेशन टांगों से हार्ट की तरफ इंप्रूव होता है, ब्रेन की तरफ भी इंप्रूव होता है। सो ये वो आसन है जो कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और फिर इसको अपने रूटीन में डाल सकते हैं। दिन में कभी भी कर लीजिए। मैंने आपको बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए, इसके बियॉन्ड हम नहीं जा रहे हैं, पर आपको ये छोटी सी क्विक चीजें हैं जो फिर भी मेरा मन है कि एक बार क्विकली बता दूं। शुगर जो है, जो लोग कहते हैं ना कंट्रोल नहीं आती है, देखिए 14.3 थी शुगर। 14.3 क्या होती है? HbA1c, मतलब हैरान कर देगी ये शुगर। और 7.6 आ गई उस पेशेंट की शुगर, जो कि और नीचे आनी चाहिए थी, पर 14 से 7 हो गई सिर्फ। 14 के मुकाबले 7 बहुत छोटा है, 7.6। हालांकि 6.5 आ जाएगा अगले महीने अगर हम इस पेशेंट को और करा रहे तो। सो ये बेहतरीन रिजल्ट्स है शुगर के। हार्ट के रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं, घुटने के रिजल्ट्स ये रहे आपके सामने। ऐसे ही कमर के, स्लिप डिस्क के, साइटिका के रिजल्ट्स जो है हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। और हमारा जो सेंटर है वो पंजाबी बाग में है। आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते हैं कि मुझे लगता है कि ये स्लाइड जो है आपके सामने अब आई है। सो ये जो आपके सामने इस समय इमेज है, ये वाला आसन जो है आप लोग कर सकते हैं। और ये जो ईसीपी मशीन की फोटो आपके सामने भी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये ईसीपी मशीन जो है दिल्ली में आज 10-15 जगह लगी हुई है, पर आपको यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हार्ट का प्रॉब्लम हो या ना हो। नहीं है तो भी आसन काम का है, प्रॉब्लम है तो भी ये आसन काम का है। तो विपरीत करनी बोलते हैं, वैसे मॉडिफाइड विपरीत करनी है। तो ये रिजल्ट्स आते हैं इसको करने से। घुटने के रिजल्ट्स, शुगर के रिजल्ट्स आपके सामने 14.3 से 7.6 एंड दैट्स इट। सो ये आपके इंपॉर्टेंट टेकअवेज है, इनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए और फिर हम आज के सेशन को विराम दे रहे हैं। सो आहार विहार विचार। सबसे पहले विचार, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस ट्वाइस। सो मेडिटेट डेली मॉर्निंग, 5 मिनट बैठिए और अपने स्वास्थ्य का विचार अपने मन में जरूर रखिए कि मैं स्वस्थ हूं और मैं अपने सारे काम स्वयं कर पाता हूं, मेरी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ अच्छी है, ऑर्गेनिक हेल्थ अच्छी है। विचार। तो अगला आया विहार, आपका घूमना फिरना, आपका एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में फोकस होना चाहिए गर्दन के एक्सरसाइज, आर्मपिट के एक्सरसाइज, ग्रोइन की एक्सरसाइज। और ये मॉडिफाइड विपरीत करनी, जिसके भी आप लोगों ने फोटो देखी, वो वाला आसन आपको अपने रूटीन में डाल देना चाहिए। पीरियड्स के दौरान नहीं करना है और खाना खाने के मिनट बाद नहीं करना है। और तीसरी चीज, एक बाउल सैलेड, एक बाउल फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल जूस। ये 3 चीजें आपने अपने आहार में रखनी है। चांदी का चम्मच से यूज करना ही है। और आप लोगों ने मेडिटेट करना है, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस ट्वाइस। जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर पेशेंट लिसनिंग। जी धन्यवाद दीपक जी। अगर क्विकली 1-2 सवाल हम ले पाए, यदि आप परमिशन देते हो। हाँ, मेरे पास समय है, हम लोग जी
इसमें जो एक बार सवाल पूछना चाहते हैं एक बार रेज हैंड ऑप्शन यूज कर लीजिए, हम एक दो सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ी बखूबी से सब चीजों का वर्णन किया है, तो हम जरूर सब लाभान्वित हों ऐसी अपेक्षा रखते हैं। तो एक दो सवाल हम ले लेते हैं। रेज हैंड ऑप्शन है अतुल रंजीत जी का। सबसे पहले मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अतुल जी सवाल पूछिए। आप क्वेश्चन अगर चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो आसान हो जाता है वैसे तो। अतुल जी जी प्रणाम दीपक जी, हाँ जी बताइए। राजेश जी, प्रमोद जी, सभी को प्रणाम। जी एक प्रश्न है कि पीतल के बर्तन में भोजन ग्रहण करने का क्या लाभ? जी वो पीतल के बताया मैंने बर्तन पिछले में दिन, हम भोजन। उसके विषय पे अब दोबारा नहीं जाएंगे प्लीज। हाँ जी, वो हम कर चुके हैं, बहुत उस पर लंबी डिटेल डिस्कशन हुई है उसमें जी। मनीष भाई, मनीष गोयल जी। राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर साहब, मैं आपके क्लिनिक पे कई बार आया हूँ, जी जी मनीष लेकिन जी। आज आपने इतनी साधारण वे में और इतना आसान तरीके से समझाया कि अपने को क्या करना चाहिए। एक तो आपने जो आचार विचार और विहार बताया है, जी तो इससे तो अपने मन की गंदगी भी साफ हो जाएगी शरीर के साथ साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है जी। जी थैंक यू। अरे मेरा काम आप कर रहे हो यार, कोई बात हो रखी है, मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। प्रधान जी, आपकी फोटो नजर नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो किसी का और कोई सवाल हो तो हम लोग ये क्विकली। तो नहीं है सवाल डॉक्टर साहब, कोई ऐसा रेज हैंड ऑप्शन नहीं है। मैं अगर चैट बॉक्स और चेक कर लेता हूँ, चैट बॉक्स में फीडबैक दिए हैं, सबका आपका धन्यवाद बोला है, और सब लोग कह रहे हैं कि हम ट्राई करेंगे कि टू बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। अमेजिंग सेशन, मीनाक्षी जी ने लिखा है। तो आज का सेशन डॉक्टर साहब आपने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सरल शब्दों में अपने जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसके साथ आपने बताया, और जो तीन केंद्रित जो विचार हैं कि आहार विहार और विचार, उनमें क्या क्या समावेश होना चाहिए वो भी आपने बखूबी से जिक्र किया, और आखिर में उसको समराइज भी किया। और माइक्रो प्लास्टिक को कैसे हम कम कर सकते हैं, या सोने चांदी का जो चम्मच कटोरी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तांबे के उसमें पानी पीना है, मिट्टी का घड़ा रखना है, लोहे की कढ़ाई में पकाना है। ये सब बातें जो ऐसी हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, और हम इनको आत्मसात कर सकते हैं, इनको अपने जीवन में ला सकते हैं। और जो टारगेट था 100 साल का, उसको हम बखूबी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ की है वो 83 अभी आपने बताया है, और इतने मेडिकल एडवांसमेंट हुए हैं, तो जरूर उस पर फोकस करना चाहिए। और योगी वही है जो अपने क्षेत्र में टॉप पर हैं, उस रास्ते पर है। तो हम सब योगी हैं, ये आपने शुरू में ही वर्णन किया था इस बात का। तो योगी वो हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हमारे बीच दीपक सचदेवा जी भी एक योगी की भांति हमारे बीच उपस्थित हुए, और आपने जो अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल की हैं हम सबसे साझा किया। हम पूरे मंच की ओर से, पूरे भिवानी परिवार की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। और हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे, अभिवादन करेंगे। उससे पहले मैं राजेश चेतन जी से अनुरोध करता हूँ कि कुछ आज के सेशन के बारे में बोलना चाहें तो राजेश जी, और कुछ सूचना देना चाहें तो। मित्रों, डॉक्टर दीपक सचदेवा का धन्यवाद तो है ही, और आज उनका एक नया रूप देखने को मिला, और ऐसा लगता है कि वो वर्तमान के धन्वंतरी हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत सरल हमारी दिनचर्या को बना दिया, अब मेरे पास शब्द नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार 10 सेकंड के लिए मेरे सारी टीम को ओपन करो, एक बार इस सब लोग बताएं उनको कैसा लगा आज का सेशन। फॉर 10 सेकंड बहुत सुंदर ओपन लगा करो। सर जी, बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत और सुंदर। इस प्रकार के नियमित सत्र आयोजित होते रहे, ऐसा हमारा विनम्र आग्रह है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट चलिए Excellent. एक्सीलेंट सेशन, गुड लर्निंग। बंद कर बहुत दीजिए, बढ़िया सेशन था। बंद कर दीजिए। अब मुझे ये बताइए, चैट बॉक्स में क्या हम इस कक्षा को हर संडे 8 बजे जारी रखें, या आपको क्या लगता है कि करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा? जो चाहते हैं करें वो यस लिखें, जो चाहते हैं नहीं करो, बहुत हो गया यार, कितना ज्ञान दोगे, वो नो लिखें। नो वाले ज्यादा है ना? नो वाले ज्यादा है, यस वाले ज्यादा है?
ये नो तो नहीं लिखा, लेकिन यस वाले ही दिख रहे हैं सर मुझे तो। अरे जो नहीं बोल रहे वो भी तो नो ही है, वो सेकुलर हो रखे हैं। यस 11 आ गए जी। 11 हो गए क्या? हाँ, अ, 1 वाह वाह, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए हम जी। मतलब फिर तो वोटिंग ठीक चल रही है हमारी, तो फिर हम क्लास करेंगे रेगुलरली। डॉक्टर साहब इस वीडियो को हम जारी करेंगे बहुत जल्दी यूट्यूब पे, जिससे लोगों का भला हो। निकल लिया और आपका बहुत हृदय से धन्यवाद। रोड पे आ गया मैं। और आगे भी आप भिवानी परिवार को इस प्रकार अपनी कृपा हमको देते रहेंगे, ये विश्वास है। मुझे लगता है कि अब शांति पाठ का समय हो गया है, और भाई प्रमोद शर्मा जी शांति पाठ आरंभ करें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सबको शुभकामनाएं योग दिवस की, और आप हमारे साथ निरंतर बने रहें, जुड़े रहें। दीपक सचदेवा जी का आभार, राजेश राठौर जी का आभार, और पूरी टीम का आभार जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हम एक दूसरे को अभिवादन करके विदा ले सकते हैं। धन्यवाद सबको राम राम, सबका सभी को धन्यवाद, राम 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 जी। राम राम। जुड़े रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद।